चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो कल हमने यहाँ तक किया था, ग्लोबल वार्मिंग तक आई बिलीव, नहीं नेशनल पार्क, हाँ आर्टिकल 51G तक का किया था कि आर्टिकल एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो ये किया था। उसके बाद आर्टिकल 51AG इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है। आर्टिकल 51AG ये बात करता है कि हर सिटीज़न की फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे एनवायरनमेंट को। फॉरेस्ट, लेक, एनवायरनमेंट का मतलब उसमें क्या क्या इंक्लूड हो गया, फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ, और सारे लिविंग क्रिएचर्स एक दूसरे के साथ कंपैशन में, हार्मनी में, एक दूसरे पे दया भावना रख के रहे। उसके बाद नेशनल पार्क मतलब क्या है। अंडर दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 नेशनल पार्क इज़ एन एरिया, नेशनल पार्क वो एरिया है जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। अगर स्टेट डिक्लेयर करेगी तो अंडर सेक्शन 35 और सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी तो अंडर सेक्शन 38। किस लिए वो डिक्लेयर करेगी उस चीज़ को नेशनल पार्क, ताकि रीज़न फॉर इट्स इकोलॉजिकल, फॉनल एंड फ्लोरल, जो उसका फ्लोरा एंड फौना है, जो वहाँ की ग्रीनरी है, ट्रीज़ है, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, वहाँ की जो जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उसके लिए, एंड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रोपोगेटिंग वाइल्ड लाइफ देयरइन, और वहाँ पे जो भी वाइल्ड लाइफ है वो रिटेन रहे, प्रोटेक्ट रहे और वो जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। वेयर ह्यूमन हैबिटेशन एंड प्राइवेट राइट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो जो भी नेशनल पार्क होते हैं वहाँ पे लोगों के जो राइट्स होते हैं वो प्रोहिबिटेड होते हैं, और लोगों का हैबिटेशन, वहाँ पे रहना, वहाँ पे जाना, वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड चीज़ें होती है। वहाँ पे ऐसे नहीं है कि कोई भी जाके रह सकता है, बिकॉज दोज आर नेशनल पार्क्स, और जिनका प्रोटेक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि एवरेज जो भी लॉन्ग टर्म इंक्रीज अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, अर्थ का एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली चेंज हो रहा है डे बाय डे, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ग्रीन हाउसेस की जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेस की वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो ख़राब हो रहा है, उसे बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। बिकॉज ये ग्लोबली पूरा अर्थ एक है, भले हम बोलेंगे कि अलग अलग कंट्रीज़ है, बट किसी और कंट्री की वजह से पूरे अर्थ पे ही इफेक्ट पड़ेगा। तो ग्लोबली जो वार्मिंग है वो हो रही है। नॉइज़ पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या हैं। इंडस्ट्रियल मशीनरी, व्हीकुलर ट्रैफिक, एयरक्राफ्ट, रेलवेज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, सोशो रिलीजियस यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड फायर क्रैकर्स। इसमें समझाने की कुछ बात नहीं है, हमें याद रखना है, सिंपल है। व्हाट आर दी 4 काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट, तो इस पर हमने डिटेल लेक्चर किया था। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट, ये 3 तरह के अलग अलग फॉरेस्ट हैं। जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है वो रिजर्व्ड है, वहाँ पे कोई भी जो है रिजर्व्ड है, वहाँ पे कोई और नहीं जा सकता है, आपको परमिशन लेना पड़ेगा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अलग है, फिर विलेज फॉरेस्ट अलग है। इसका डिटेल में जो है प्राइमरी इनके क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, वो आप लोग देख लेना। अलग से हमने पूरा फुल फ्लेजेडली किया था, और इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। हो सकता है शॉर्ट आंसर आए, हो सकता है शॉर्ट नोट आए, या 2 लाइनर्स भी आ सकता है। अब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, इस पे भी क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसका द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट पे हुआ था। बिकॉज ये स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम एक जगह का नाम है जो स्वीडन में है, वहाँ पे हुआ था, इसीलिए उस कॉन्फ्रेंस का नाम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है। और ये जून 1972 में हुआ था, इसीलिए इसका नाम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 है। असर्टिंग दैट मैन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, एडिक्वेट कंडीशंस ऑफ लाइफ इन अ एनवायरनमेंट ऑफ इक्वालिटी। तो ये उसमें इस चीज़ पे हाईलाइट हुआ कि इंसान का ये फंडामेंटल राइट है कि उसको फ्रीडम मिले, इक्वालिटी मिले, प्लस उसको ऐसे एनवायरनमेंट में जीने का हक मिले जो एनवायरनमेंट जो है वो एडिक्वेट कंडीशन हो, एनवायरनमेंट की प्रॉपर सफिशिएंट कंडीशन हो। इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हुआ कि इंडिया वाज अ प्रोमिनेंट पार्टिसिपेंट। तब प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो प्रोमिनेंट पार्टिसिपेंट किया था हमारी देश की तरफ से। कॉन्फ्रेंस डायरेक्टली ट्रिगर्ड इंडियाज़ डोमेस्टिक एनवायरनमेंट लॉज, तो उस वजह से इंडिया के जो एनवायरनमेंट लॉज हैं उसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट आए। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई चीज़ें जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड फोकस किया गया, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट में आर्टिकल 48A और 51AG ऐड हुआ,
वाटर एक्ट बना, एयर एक्ट बना, अम्ब्रेला एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना 1986 में। ये सब इम्पैक्ट हुआ इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट इंडिया ने किया। इस वजह से हमें पता चला कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होने चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा मुझे ऐसा लगता है। अब ये ऐसा है कि पहले बायोमेडिकल वेस्ट जो है हमको ये लिखना है कि वो कहाँ, पहले तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मीनिंग क्या है, फिर वो कहाँ से आता है, कौन सी एरियाज से जनरेट होता है, फिर उसके बाद उसका सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेग्रीगेट करेंगे उसके बाद ही तो उसका डिस्पोजिंग का बात करेंगे कि किसको कैसे डिस्पोज करना है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेटेड टू प्रॉपरली सेग्रीगेट, ट्रीट, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोज ऑफ इन्फेक्शियस बायोमेडिकल वेस्ट, क्योंकि ये बायोमेडिकल वेस्ट इन्फेक्शियस हो सकता है, अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो लोगों को इन्फेक्शन होगा। हॉस्पिटल का वेस्ट है, जो भी लैब का है, वेटरनरी इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे इन्फेक्ट जानवरों का इलाज किया जाता है या इंसानों का इलाज किया जाता है, या रिसर्च किया जा रहा है या दवाइयाँ बन रही है, पैथोलॉजीज़ हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जो भी जहाँ से भी जो बायोमेडिकल वेस्ट आता है उसको प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करके उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करना पड़ता है, और ट्रीट करने के बाद या ट्रीट करने से पहले उसको ट्रांसपोर्ट करने की भी ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो डिस्पोज होता है प्रॉपर। अब डिस्पोज भी अलग अलग तरीके से हो सकता है, किसी चीज़ को जलाना पड़ता है, किसी चीज़ को गाड़ना पड़ता है, किसी चीज़ को माइक्रोवेव करना पड़ता है, किसी चीज़ को इलेक्ट्रिक इनकार्नेशन करके पूरी तरह उसको ऐश बनाया जाता है, और किसी चीज़ को स्टेरलाइज करके यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ को स्टीम बॉयल करके यूज़ किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट किस तरह का है, उस हिसाब से उसका जो डिस्पोजल है वो होता है। तो कलर कोडेड सेग्रीगेशन किया गया है, रूल्स ऐसे बनाए हैं कि हर एक हॉस्पिटल में या कोई भी ऐसी जगह पे जहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट क्रिएट हो रहा है उनको 4 अलग कलर के बैग्स रखने हैं। येलो जो होगा वो हाईली इन्फेक्शियस, जो भी बहुत इन्फेक्शियस हो सकता है ऐसी चीज़ें रखेंगे कि ब्लड रिलेटेड सैंपल्स हैं या ऐसी कोई चीज़ें जिससे इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल सकता है, तो वो येलो बैग में होगा। रेड में जो होगा वो रिसाइकलेबल प्लास्टिक वेस्ट होगा, एक्सक्लूसिवली जो प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल हो सकता है वो सारी चीज़ें रेड में होगी। वाइट में शार्प चीज़ें होगी जिसको कोई भी सेफ्टी से प्रिकॉशन से हाथ लगाएगा या फिर जो भी कोई गार्बेज लेने वाला बंदा होगा उसको ना लग जाए, इसीलिए वो वाइट में अलग से सेग्रीगेट किया जाता है, जिसमें कैंची होगी, शार्प निडल्स हैं, जो भी सिरिंज यूज़ हो सकते हैं वो यूज़ होते हैं वो सब। और ब्लू में जो होगा वो ग्लासवेयर होगा या मेटेलिक इम्प्लांट्स। फॉर एग्जांपल किसी का नी इम्प्लांट होता है तो वो जो मेटल का जो भी लगाते हैं रॉड या वगैरह, तो उसका जो इम्प्लांट्स का जो भी वेस्ट होता है वो ब्लू में होता है। तो 4 अलग अलग कैटेगरीज में सेग्रीगेटेड किया जाता है। फेजिंग आउट टॉक्सिन्स, तो अगर उसमें जो भी टॉक्सिन है उसको फेज आउट करना मेन पर्पस है। द रूल्स सक्सेसफुली मैंडेटेड द कंप्लीट फेजिंग आउट ऑफ chlorinated plastic bags and gloves, mercury based medical devices within a stipulated timeline। तो इन सब चीज़ों को, जो मर्क्यूरी बेस्ड मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको प्रॉपर टाइमलाइन के हिसाब से उसको टॉक्सिक उसका निकलना चाहिए। प्लास्टिक बैग्स हैं, ग्लव्स हैं जो यूज़ होते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन और ड्यूरिंग द सर्जरी, उन सबको भी प्रॉपर फेज आउट करना होता है, मतलब पूरी तरह से डिस्पोज करना है उसको, ताकि लोगों में इन्फेक्शन ना फैले। अब यहाँ पे इतना छोटा आंसर तो हम नहीं लिखेंगे, दिस इज़ जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन कि एटलीस्ट हम कुछ तो लिख पाए। ऑब्वियसली वही हम सब कुछ ना कुछ तो लिख ही पाएंगे, बिकॉज ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। एनवायरमेंटल लॉ इज़ लाइक मतलब बहुत सिंपल है, क्योंकि वो हम लोगों से, हम सब लोग एनवायरनमेंट में है, तो वी ऑल नो सम और द अदर थिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो कुछ ना कुछ तो हम लिखेंगे ही, बट जो बेसिक है, जो पता होना चाहिए, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। लॉन्ग आंसर अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमारा टाइम जो है वो सफिशिएंट नहीं होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, तो क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? एक तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ की वजह से, और अर्बनाइजेशन, इतना जो कंक्रीट का जंगल बना दिया है तो उस वजह से हमारी जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी है वो इफ़ेक्ट होती है। इंडस्ट्री के एमिशन, केमिकल एमिट होते हैं, या फिर वाटर जो वेस्ट रिवर में चला जाता है, या फिर ट्रीज़ का डिफॉरेस्टेशन होता है फॉर अर्बनाइजेशन, फॉर कमर्शलाइजेशन और इवन फॉर रेसिडेंशियल एरियाज़, तो इन सब की वजह से एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। उसके बाद पॉपुलेशन इतना एक्सप्लोड हो रहा है, तो नेचुरल रिसोर्सेज पे हम लोग निर्भर हैं, पानी पे निर्भर हैं,
फूड पे निर्भर हैं, हर चीज़ में नेचुरल रिसोर्सेज पे निर्भर हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज की भी तो एक लिमिट होगी। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बोरिंग का पानी निकालते हैं, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज है, व्हाटएवर जो भी कुछ है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज पे बर्डन है वो बहुत स्ट्रेन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज पे। इस वजह से भी एनवायरनमेंट की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो रही है। और उसके अलावा एटमॉस्फेरिक एमिशन जो है, एटमॉस्फेयर में जो एमिट हो रही है गैसेस, हार्मफुल गैसेस, स्पेशली जो ग्रीन हाउस रिलीज़ करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स जो ऑटोमोबाइल्स से, गाड़ियों से निकल रहे हैं, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें से, तो उससे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI है, आप देखोगे मुंबई का, दिल्ली का तो उससे भी ज़्यादा ख़राब है। तो AQI जो है वो बहुत ख़राब है और उस वजह से एनवायरनमेंट अल्टीमेटली ख़राब हो रहा है। अब ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, उस पर क्वेश्चंस आते ही हैं। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ये बोलता है कि पहले से ही प्रिकॉशन करो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, पहले से ही प्रिवेंट करो ताकि एनवायरनमेंट ख़राब ही ना हो। तो कोर मीनिंग इसका ये है, इट एस्टैब्लिश दैट where there are threats of serious or irreversible environmental damage, lack of full scientific certainty should not be used as the reason for the postponing cost effective measures to prevent environmental degradation। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, पहले से ही ऐसी चीज़ें प्रिवेंट करो। और कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें जो है, रीज़न फॉर पोस्टपोनिंग कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा और ऊपर से आप एनवायरनमेंट को भी डिग्रेड करने से रोक पाओगे अगर आपने पहले से ही साइंटिफिकली सोच के, एनवायरनमेंटल डैमेज के बारे में रिसर्च करके, किसी इंडस्ट्री को ओपन करने से पहले उसकी पूरी एनालिसिस असेसमेंट करने के बाद ही उसे क्लियरेंस दोगे, NOC दोगे कि आप ये इंडस्ट्री खोल सकते हो, तो ये हो जाएगा प्रिवेंटिव, दैट इज़ प्रिकॉशनरी मेजर। ओनर्स ऑफ प्रूफ किसके पास है, मतलब किसको ये प्रूव करना है कि मेरी इंडस्ट्री जो मैं लगाने वाला हूँ या इंस्टॉल करने वाला हूँ उस इंडस्ट्री से कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा। तो ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो उस पर है जिसने जो इंडस्ट्री खोलने वाला है, जिसकी इंडस्ट्री है। अंडर दिस प्रिंसिपल द बर्डन ऑफ प्रूफ shifts to the developer or industrialist to demonstrate that their proposed action or project is environmentally being and safe। तो उसको प्रूव करना है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो एनवायरमेंटली सही है, जो मेरा प्रपोज्ड एक्शन है, जो हम फैक्ट्री खोलने वाले हैं वो प्रॉपर है। तो ओनर्स ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है। गवर्नमेंट मुझे बोलेगी आप ये प्रूव करो, गवर्नमेंट पहले से यही सोच के चलेगी। आप कोई भी इंडस्ट्री बना रहे हो, चाहे वो शू इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, कुछ भी है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर गवर्नमेंट ये सोच रही है कि प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको प्रूव करना है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उससे ना एयर पोल्यूशन होगा, ना वाटर पोल्यूशन होगा, ना प्लास्टिक पोल्यूशन होगा, ना ही और किसी और तरह का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। अब जुडिशियल एक्सेप्टेंस भी इम्पॉर्टेंट है अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर की बात करते हैं। तो फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडिया लॉ एक लैंडमार्क केस है जो एनवायरमेंटल लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि स्टेट एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ जो भी है, मतलब गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ जो है वो एंटिसिपेट करें मतलब पहले से ही अनुमान लगा लें कि इस इंडस्ट्री से कुछ ख़राब हो सकता है, प्रिवेंट करें, और अगर अनुमान लगा सकते हैं तो वो प्रिवेंट भी कर सकते हैं कि हाँ इस इंडस्ट्री से खराबी हो सकती है, तो वो प्रिवेंट भी करें, और अटैक करें द कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होने वाला है, उनको पता है, तो उसके कॉजेस पे अटैक करें और उसे ना होने दें। तो प्रिकॉशनरी मेजर का मतलब इन शॉर्ट यही है कि पहले से ही प्रिकॉशन लिया जाए, बाद में ख़राब हो जाए एनवायरनमेंट, बाद में उसको क्योर करने जाएं, पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल लगाएं, इससे अच्छा तो पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएं। अब PIL क्या है, PIL क्या है वो क्वेश्चन नहीं है, एनवायरमेंटल लॉ रिलेटेड क्वेश्चन है। तो PIL जो है उसका ग्रेटर सिग्निफिकेंस है इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड PIL का क्या ग्रेटर सिग्निफिकेंस है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू डिसाइडेड केसेस। तो जब अगर एनवायरमेंटल रिलेटेड कोई भी PIL की बात होगी तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये तो हमें नाम पता ही है, अगर हमें क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट एक केस के बारे में तो हम आराम से लिख ही सकते हैं। तो PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो पब्लिक के इंटरेस्ट में लिटिगेशन की जाती है विद द गवर्नमेंट अगेंस्ट द स्टेट, हैज़ रिवॉल्यूशनराइज्ड एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया। तो इंडिया में जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जजमेंट्स थे उसके में क्रांति लेकर आया अगर कोई, तो ये जो PIL बहुत सारे आए
एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उस वजह से एनवायरनमेंट की जजमेंट में भी बहुत रिवॉल्यूशन आया. ट्रेडिशनली द रूल ऑफ लोकस स्टैंडी dictated that only an aggrieved person whose rights were directly violated could approach the court. पहले क्या था कि अगर आपको नुकसान पहुंचा है, यू आर द विक्टिम, तो ही आप PIL करो, तो ही आप अपने लिए आवाज़ उठाओ. बट एनवायरमेंटल रिलेटेड अभी किसी एक इंसान को तो नुकसान नहीं हो रहा है, पूरी सोसाइटी को, पूरी दुनिया को, पूरे धरती को या पूरे देश को एज अ होल प्रॉब्लम हो रहा है. तो उस केस में क्या होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझ पर अन्याय हुआ हो तो ही मैं PIL इशू करूं. जब पूरी सोसाइटी एज अ होल पे भी अन्याय हुआ है तो किसी और की तरफ से भी आप PIL इशू कर सकते हो. उसे कहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है. ये ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर बीता है तो ही मैं करूँगी. तो PIL तो जनरल होता है, सबके हित के लिए होता है. इसीलिए ये जो रिवॉल्यूशनरी चीज़ आई है एनवायरमेंटल लॉ रिलेटेड PIL, तो PIL है इसीलिए लोग आवाज़ उठा सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में आवाज़ उठा सकते हैं, भले ही उनका पर्सनल इंडिविजुअल कुछ नुकसान नहीं हुआ है तो भी. इस वजह से जो NGOs हैं या पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स हैं जो पब्लिक का सोचते हैं, सोसाइटी का सोचते हैं, ऐसे लोग लिटिगेशन फाइल कर पाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एनवायरनमेंट एंड ऑन बिहाफ ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक हेल्थ. अब सिग्निफिकेंस क्या है PIL का एनवायरमेंटल लॉ में? एक तो एक्सेस टू जस्टिस है, इसके वजह से जस्टिस मिलेगा बिकॉज आप PIL करोगे तब उस चीज़ पे जो अटेंशन है वो जुडिशरी का आएगा. और जो लार्ज कॉरपोरेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी वजह से बहुत हज़ार्डस केमिकल एमिट हो रहे हैं जो एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाने की आपके पास पावर होती है और आपको जस्टिस मिलने के जो है वो चांसेस होते हैं. आपको इन द सेंस एनवायरनमेंट के हित के लिए जो सही होना होता है, इसीलिए उनको बोलेंगे जो पब्लिक स्पिरिटेड लोग होते हैं या NGOs होती हैं वही जनरली PIL का जो है वो मुद्दा उठाते हैं जो एनवायरनमेंट रिलेटेड हो. उसके बाद है एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन. इसका मतलब ये कि जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट करती है लेटर्स, पोस्ट कार्ड, एड्रेस टू कोर्ट एज रिट पिटीशन. अगर कोई भी रिट पिटीशन भेजता है कोर्ट को, तो चाहे रूरल लिटिगेशन हो, एंटाइटलमेंट केंद्र हो, ये केस है वैसे देहरादून वर्सेस स्टेट ऑफ UP का, उसमें एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन की बात की गई है कि ना सिर्फ आपको PIL ही देना है बट उसके अलावा आपको लेटर्स भी देने हैं, पोस्ट कार्ड्स भी देने हैं, ये सब देना है. Appointing expert committees. Since courts lack technical expertise, since जो कोर्ट है वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, तो PIL अलाउ करती है ऐसे जजेस को जिनका एनवायरनमेंट रिलेटेड नॉलेज होगा, जिनका एनवायरनमेंट रिलेटेड स्पेशलाइजेशन होगा, और अगर नहीं है तो स्पेशल कमिटीज़ बिठाई जाती है जो इकोलॉजिकल डैमेजेस को इंडिपेंडेंटली केस करते हैं. अब आप देखोगे कि 3 में से 2 केसेस तो MC मेहता के ही हैं. एक तो ताज ट्रेपेजियम केस बहुत फेमस केस है जो MC मेहता ने PIL रेस किया था, PIL फाइल किया था कि ताजमहल का जो मार्बल है वो एसिड रेन की वजह से ख़राब हो रहा है, वाइट मार्बल जो है वो धीरे धीरे येलो हो रहा है. और ये एसिड रेन का रीज़न ये है कि उसके आसपास की जो नियर बाय इंडस्ट्रीज़ हैं वो सल्फ़र डाइऑक्साइड एमिट कर रही है. जब उनका प्रोसेस हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, फैक्ट्री का, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, और वो जब एटमॉस्फेयर में जा रहा है क्लाउड बन के, जब रेन हो रही है तब वो रेन उस वाइट मार्बल को येलो कर रही है. तो इसको स्टोन कैंसर भी बोला जा रहा था. वो ये कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये जो प्रोटेक्शन जोन है, क्योंकि ये जो ताजमहल है वो ये है इम्पॉर्टेंट है फॉर नेशन, तो इसलिए उसका जो मार्बल है वो ख़राब नहीं होना चाहिए. इसीलिए इस केस के बाद, इस PIL के बाद कोर्ट ने जो है वो उसे प्रोटेक्शन जोन में डाल दिया. उसके आसपास के एरिया में जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी उसको बंद करवा दिया. और एक केस है जो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो गंगा पोल्यूशन के बारे में बात करता है, जो गंगा रिवर पोल्यूट हो रही थी तब. तो एक्टिविस्ट एडवोकेट MC मेहता खुद भी एक्टिविस्ट एडवोकेट ही है. फाइल्ड अ PIL टू सेव द रिवर गंगा फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोल्यूशन जो हो रहा था. सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया
कि क्लोज़ करो या फिर क्लोज़ भी करो और रीलोकेट करो जो भी टैनरीज है, म्यूनसिपल बॉडीज़ है, कहीं से भी जो कानपुर में है या नियर बाय जो भी एरिया में है जो रिवर को पोल्यूट कर रही है। तो ये जो मैसिव प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मतलब केस लॉ है, पहले का केस लॉ है, वो रिवर क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क इसमें हाईलाइट हुआ जो BIL रेज हुई थी। और एक BIL रेज हुई थी जो है रूरल लिटिगेशन एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दैट इज डून वैली केस। इसमें द वेरी फर्स्ट एनवायरमेंटल PIL इन इंडिया, सबसे पहला PIL अगर कोई है एनवायरमेंट से रिलेटेड तो यही है डून वैली केस। अब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ लाइमस्टोन quarrying operations in a Mussoorie Dehradun hill ranges because it caused severe ecological imbalances and landslides। तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रहे थे क्योंकि लाइमस्टोन का जो वहाँ से निकालते जा रहे थे लाइमस्टोन को निकाल के बेच रहे हैं, लाइमस्टोन की इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, बट लाइमस्टोन निकलता उस पहाड़ से ही है, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हो रही है। इकोलॉजिकल सेफ्टी जो है वो बहुत डेंजर में हो रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक गेन्स। तो ये जो था ये पहला PIL है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड PIL था। तो ये डून वैली केस, ताज ट्रेपीजियम केस और गंगा पोल्यूशन केस, तीनों हमें याद रखने हैं। 2 तो MC मेहता के ही हैं, एक सिर्फ जो है वो रूरल लिटिगेशन एक NGO ने किया था वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड अंडर वाटर। अब सेंट्रल बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, फंक्शंस तो सेम ही है। सेंट्रल बोर्ड अंडर वाटर प्रिवेंशन है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर एयर पोल्यूशन एक्ट। तो एयर पोल्यूशन एक्ट अलग है, वाटर पोल्यूशन एक्ट अलग है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो वाटर पोल्यूशन रिलेटेड है, तो उस हिसाब से हमको आंसर लिखना है। अब कोर फंक्शंस क्या होंगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के? एक तो एडवाइजरी फंक्शन होगा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी, बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल बोर्ड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही एडवाइस करेगी कोई भी मैटर है अगर वो वाटर पोल्यूशन के रिलेटेड है, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना है, उससे रिलेटेड कोऑर्डिनेट करेगी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल के साथ भी, और उनके जो भी डिस्प्यूट्स होंगे आपस में उसे भी असिस्ट करेगी, रिजॉल्व करेगी, क्योंकि 2 स्टेट्स के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकते हैं, 2 स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकते हैं, उसको सॉल्व करेगी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। टेक्निकल असिस्टेंट और ट्रेनिंग भी देगी, स्पॉन्सर्स करेगी स्टेट बोर्ड के लिए, किसी की इन्वेस्टिगेशन, कुछ ट्रेनिंग देना है, रिसर्च करना है कि वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कौन सी एरिया में ज़्यादा वाटर पोल्यूशन है, वहाँ पे क्या मेजर्स लेने हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करना, वो सारा टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो सेंट्रल बोर्ड करेगा। उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम भी उनको रखने हैं मास मीडिया में, एडवर्टाइजिंग में, न्यूज़पेपर्स में, कहीं बैनर्स पे, कि ताकि प्रिवेंट हो, कंट्रोल हो और वाटर पोल्यूशन जितना कम से कम हो वो देखेंगे। अबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन का कम करना। सेटिंग स्टैंडर्ड सेट करना भी सेंट्रल जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका काम है। वो मॉडिफाई करेगी, पहले तो लिखेगी क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वाटर बॉडीज़ का, वो मॉडिफाई करेगी, स्टैंडर्ड को चेंज करेगी, सम अप करेगी, और स्टीम और वेल क्वालिटी इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो भी स्ट्रीम्स बनानी है, एनुअल स्टैंडर्ड फॉर स्ट्रीम्स, जो नहरें हैं, नदियाँ हैं, वेल है, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनकी स्टैंडर्ड सेट करेगी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो। उसके बाद डेटा कलेक्शन एंड पब्लिकेशन, डेटा भी कलेक्ट करेगी वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड, कि इस पर्टिकुलर एरिया का पानी कितना साफ़ है, किसी और एरिया का कितना साफ़ है, उसके क्या रीजंस हैं, क्यों इंडस्ट्रीज से वो पानी आ रहा है, पानी जो डिस्पोज कर रहे हैं वो वेस्ट, उस वजह से कितना नुकसान हो रहा है। फिर वो पब्लिश भी करेगी, और अगर किसी कंपनी का लाइसेंस जो है वो रद्द करना होगा तो वो भी करेगी ऑन द ग्राउंड कि आपकी कंपनी से, आपकी जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री से, उसे वाटर पोल्यूशन हो रहा है। स्टेट बोर्ड के फंक्शंस क्या होंगे? स्टेट बोर्ड के फंक्शन नहीं है, स्टेट बोर्ड के लिए क्या फंक्शंस होंगे सेंट्रल बोर्ड के लिए? सेंट्रल बोर्ड कैन परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ स्टेट बोर्ड। कभी कभी वो स्टेट बोर्ड के फंक्शन भी परफॉर्म करती है। कहाँ? जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे स्टेट बोर्ड
फेल हो जाता है काम करने में, तो सेंट्रल जो बोर्ड है वो इंटरफियर करके स्टेट बोर्ड का भी काम कर लेता है। तो ये फंक्शन है सेंट्रल बोर्ड के। अब डिस्क्राइब द कंसेप्ट एनवायरमेंट and scrutinize the silent features of Environment Protection Act 1986. Under Section 2A Environment Protection Act 1986 बात करता है कि एनवायरमेंट क्या है। इसका डेफिनेशन एस 2A में लिखा हुआ है और वो क्या बोलता है, एनवायरमेंट इंक्लूड करता है वाटर, एयर एंड लैंड। सिंपल है, एनवायरमेंट यही होगा, वाटर, एयर और लैंड, एंड इंटर रिलेशनशिप, और इन सबका इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन, उनके बीच में और उनके आपस में, अमंग एंड बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग्स। मेन तो वाटर, एयर और लैंड का रिलेशन, इनके आपस में भी और इनका हमारे साथ भी और इनका एनिमल्स के साथ भी और इनका प्लांट्स के साथ भी और इनका सारे लिविंग क्रिएचर्स के साथ। तो बेसिकली डेफिनेशन बहुत सिंपल है, एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है वाटर, एयर और लैंड को और उनका इंटर रिलेशनशिप अमंग एंड बिटवीन, उनके आपस में, और बिटवीन किसके किसके साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, सबके साथ। तो दिस इज एन एक्सपांसिव डेफिनेशन दैट इंक्लूड्स बोथ फिजिकल अबायोटिक एनिमल एलिमेंट्स एंड बायोलॉजिकल बायोटिक एनिमल्स। तो अबायोटिक भी है, बायोटिक भी है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, लिविंग क्रिएचर्स भी है, सबको इन्वॉल्व किया है जो एनवायरनमेंट को असर पहुंचा सकते हैं, फ़ायदा कर सकते हैं या नुकसान कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कंटिन्यूस इंटरेक्शन है इन सब के बीच का। अब साइलेंट फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाया है, उसके क्या फीचर्स हैं। एक तो अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, ये एक ही अम्ब्रेला के अंडर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, फिर जो भी पॉल्यूशन रिलेटेड चीज़ें हैं, स्टेट एंड सेंट्रल अथॉरिटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन है, वो सब भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, वन अम्ब्रेला के अंडर है। वाइड पावर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट है सेक्शन 3 के पास, कि इट ग्रांट्स स्वीपिंग पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू प्रोवाइड द एनवायरमेंट, कोऑर्डिनेट स्टेट एक्शंस एंड लेड ऑन स्टैंडर्ड्स फॉर एनवायरमेंटल क्वालिटी। एनवायरमेंटल क्वालिटी के रिलेटेड स्टैंडर्ड सेट करना, इंडस्ट्रीज़ में कितना एमिशन हो सकता है उसके स्टैंडर्ड्स सेट करना, एयर क्वालिटी इंडेक्स सेट करना, नॉइज़ पोल्यूशन के डेसिबल सेट करना, वाटर पोल्यूशन के क्वालिटी रिलेटेड सेट करना, इंडेक्स जो भी करना है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है अंडर सेक्शन 3 एज पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। सेक्शन 5 में दिया है कि पावर ऑफ डायरेक्शन किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्लोज कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है और रेगुलेट कर सकती है। किसको, कोई भी इंडस्ट्री को, कोई भी ऑपरेशन को, कोई भी फैक्ट्री को, कोई भी प्रोसेस को, अगर उन्हें लगता है कि वो पोल्यूशन कर सकता है तो उसका पानी और इलेक्ट्रिसिटी बंद कर सकती है ताकि वो अपनी इंडस्ट्री ऑपरेट ना कर सके। स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज़, मतलब स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ लगाई जाती है अंडर सेक्शन 15। क्या पेनल्टीज़ होगी अगर कोई भी इस एक्ट के किसी भी प्रोविज़न को कॉन्ट्रावेन करेगा, तो 5 साल की जेल हो सकती है, फाइन हो सकती है 1 लाख तक की, या दोनों हो सकता है। कंटिन्यू वायलेट किया तो हर दिन का 5,000 का फाइन लग सकता है। रिलैक्सेशन ऑफ लोकस स्टैंडी 19 सेक्शन में बताया है कि इट परमिट्स अ कॉमन सिटीजन टू फाइल अ कंप्लेंट। मतलब ज़रूरी नहीं है कि PIL इशू करना है, आप लोकस स्टैंडी भी कर सकते हो, नॉर्मल लेटर भी लिखो, कंप्लेंट भी लिखो, आप लोकल पुलिस स्टेशन में लिखो, लोकल एरिया बोर्ड में लिखो, लोकल म्यूनसिपैलिटी में लिखो, तहसीलदार ऑफिस में लिखो। अगर आपको एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो लोकस स्टैंडी का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। कोई भी कॉमन सिटीजन कंप्लेंट फाइल कर सकता है कोर्ट में भी अगेंस्ट एनवायरमेंटल पोल्यूटर, प्रोवाइडेड दे गिव अ 60 डे नोटिस टू गवर्नमेंट अथॉरिटी। लेकिन उसके पहले आप 60 डे गवर्नमेंट अथॉरिटी को नोटिस दो, गवर्नमेंट अथॉरिटी कुछ एक्शन नहीं ले रही है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जाके आप जो कॉमन कंप्लेंट है वो डाल सकते हो। अब एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट अंडर भारतीय न्याय संहिता। अब BNS का पूछा है क्वेश्चन, बट एनवायरमेंटल रिलेटेड है, इसीलिए हो सकता है कि आए, बट आई डोंट फील सो। पब्लिक न्यूसेंस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अंडर BNS जो है वो क्रिमिनल लॉ प्रोविज़न बनाता है। यूजुअली जो भी पब्लिक हेल्थ को हार्म करते हैं, सेफ्टी को हार्म करते हैं या किसी की एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का कारण बनते हैं और पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करते हैं अल्टीमेटली। तो की प्रोविज़न क्या होंगे कि पब्लिक न्यूसेंस अगर कोई कर रहा है, कोई ऐसा एक्ट इलीगल काम कर रहा है
जिससे कॉमन इंजरी हो सकती है, डेंजर हो सकता है, पब्लिक को गुस्सा आ सकता है, पब्लिक एग्रीव हो सकती है और पब्लिक की लिविंग एरिया में गलत काम हो सकता है, तो वो पनिशेबल होगा एज अ पब्लिक न्यूसेंस। मतलब रास्ते पे आपने कचरा फेंक दिया, रास्ते पे आप झगड़ा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हो, तो पब्लिक को न्यूसेंस पहुंचेगा। मतलब बीएनएस के अंडर ये भी प्रोविज़न है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। अब फॉलिंग वाटर और पब्लिक स्प्रिंग्स और रिजर्वॉयर्स, जो पब्लिक स्प्रिंग है, रिजर्वॉयर्स है, जो वाटरफॉल है, ऐसी कोई भी चीज़ है जहाँ पे आपने कचरा किया है, जहाँ पे आप ख़राब कर रहे हो उस नेचुरल रिजर्वॉयर को, वाटर को, तो आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन, कुछ भी ऑफेंस जो है वो उसके कानून लग जाएगा, उसका कायदा प्रोविज़न लग जाएगा। मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ, अगर आपकी वजह से आपका एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है, मेक इट नॉक्शियस टू द हेल्थ, मतलब लोगों की हेल्थ के लिए वो टॉक्सिक हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। ऐसा अगर कोई भी आपके बिजनेस की वजह से हो रहा है तो उसको जो है वो हैवीली फाइंड होगा। अगर आपके नेबर्स को प्रॉब्लम है, नेबर ने अगर आपके खिलाफ कंप्लेन की तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये भी बीएनएस में दिया हुआ ऐसा प्रोविज़न है जो एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड है। नेग्लिजेंट और मैलिग्नेंट एक्ट टू लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन, कोई ऐसा एक्ट जो आपने जानबूझ के किया है या नेग्लिजेंस में हुआ है, दोनों ही सिचुएशन में आप पनिशेबल हो अगर आपकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। तो चाहे वो इन्फेक्शन अगर आप डॉक्टर भी हो, आप कोई ऑपरेशन भी कर रहे हो और आपने वो सेम सिरिंज, सेम इंजेक्शन किसी और को यूज़ किया, उस वजह से इन्फेक्शन हुआ है, हो सकता है ये नेग्लिजेंट भी हो सकता है ये मैलिक्यूसली जानबूझ के किया हुआ हो। दोनों ही सिचुएशन में ये जो इन्फेक्शन अगर किसी को डिजीज़ दे रहा है जो उसकी लाइफ को डेंजर है, तो वो आपने टॉक्सिक बायो वेस्ट प्रॉपर नहीं किया है उस वजह से है, या किसी भी तरीके से कोई भी वजह से है, तो इस पे भारतीय न्याय संहिता का भी सेक्शन लग जाता है और आपको जो है वो ऑफेंस के लिए आप पनिशेबल हो जाते हो। तो सिग्निफिकेंस क्या है? वाइल स्पेशलाइज्ड लॉज जो वाटर एयर एक्ट है वो तो डील करते ही है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, बट बीएनएस भी सपोर्ट करता है कि अगर कोई भी गलत ऐसे इनमें से जो भी कुछ एक्टिविटी हो रही है, भले ही वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, फिर भी वो बीएनएस में है। यूजुअली बीएनएस में क्रिमिनल चीज़ें होती है, बट ये ऐसी चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली लोगों के जो फंडामेंटल राइट है उसको अफेक्ट कर रही है और लोगों को हार्म पहुंचा रही है, इसीलिए वो बीएनएस में भी इंक्लूडेड है। अब वो एक्सप्लेन इंडियाज़ इको मार्क। इको मार्क क्या है? जैसे ISI मार्क है, वो किसी चीज़ का सर्टिफिकेशन है कि ये चीज़ क्वालिटी है। तो इको मार्क हमने देखा था कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बनने में और प्रोसेस में और डिस्पोजिशन के बाद भी नेचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो गणपति बापा के आइडियल्स जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ना बन के प्योर जो मिट्टी से बने होते हैं, तो वो उसके प्रोसेस के टाइम पे भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचा है, ना ही उसके हम लोग जब विसर्जन कर लेते हैं तब भी एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। तो ये जो चीज़ें होगी वो इको मार्क होगी, जिससे ये इसलिए होता है कि लोगों को अट्रैक्ट करे कि लोग अच्छी चीज़ें यूज़ करें जो जो इकोनॉमी फ्रेंडली हो, नेचर फ्रेंडली हो, ऐसी चीज़ें। तो इसको बोलेंगे इको मार्क। ये वॉलंटरी सर्टिफिकेशन है जो BIS देता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से इशू होता है। ये कोई भी कंपनी जो है वो ये इशू करती है इको मार्क, और इको मार्क का जो सिंबल है वो अर्दन पॉट का सिंबल है। जो अगर आपकी चीज़ है तो कोई भी आपकी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, आपने सपोज पेपर की स्ट्रॉ बनाई है और वो आपने इको मार्क करवा लिया, तो उस पर जो लोगो होगा उस पैकेट पे, तो वो मटके का साइन है अगर आपने इको मार्क का सर्टिफिकेशन कराया है। तो इको मार्क का सर्टिफिकेशन मतलब ये है कि वो एनवायरनमेंट के रिलेटेड इको फ्रेंडली चीज़ है और उससे कोई भी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं हुआ है। तो इको मार्क BIS इशू करता है। अवॉर्डेड टू द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, किसको मिलता है ये? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को जो स्पेसिफिक एनवायरमेंटल क्राइटेरिया को मीट करते हैं और इन चीज़ों को हाई क्वालिटी, हाई स्टैंडर्ड की चीज़ों में की कैटेगरी में डाला जाता है, और ये एनकरेज करते हैं इको फ्रेंडली कंजम्पशन को। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट? एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि एनवायरनमेंट पे कितना इम्पैक्ट हुआ है, उस चीज़ का कैलकुलेशन, उस चीज़ का असेसमेंट करना, ये होता है किसी भी कंपनी के रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है तो उस प्रोजेक्ट को NOC देने के पहले, क्लियरेंस देने के पहले उसका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है कि आपके प्रोसेस को, आप जो फैक्ट्री खोलने वाले हो, इंडस्ट्री खोलने वाले हो, सीमेंट इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री है, कोई भी दुनिया की इंडस्ट्री है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उस पर एनवायरनमेंट पे कितना इम्पैक्ट होगा।
वो असेसमेंट होने के बाद ही उनको लाइसेंस मिलेगा कि वो उस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं. तो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी प्रोसेस दैट इवैल्यूएट्स द पोटेंशियल एनवायरमेंट, सोशो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ प्रपोज्ड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट. कोई भी प्रपोज्ड, अभी प्रोजेक्ट बनने के बाद असेसमेंट नहीं होगा, प्रोजेक्ट बनने से पहले, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले जो भी प्रपोज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होगा उसके एग्जीक्यूटिव क्लियरेंस, दो चीज़ें होती है. एक चीज़ होती है कि आप ओपन करने का क्लियरेंस लेते हो, मतलब एनओसी लेते हो कि हम ये इंडस्ट्री ओपन करें. फिर आप एक और एनओसी लेनी पड़ती है कि इस इंडस्ट्री को चलाएं क्या, कमेंसमेंट जो बोलेंगे. तो वो एग्जीक्यूटिव क्लियरेंस के पहले आपको एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराना पड़ेगा कि आपकी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से एनवायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है. अब व्हाट इज़ जॉइंट बोर्ड अंडर वाटर एक्ट. जॉइंट बोर्ड क्या होता है? जॉइंट बोर्ड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूटेड है जो एग्रीमेंट बनाता है दो या दो से ज़्यादा कंटीजियस स्टेट्स का, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी का, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट का. इनफैक्ट एक स्टेट, इन शॉर्ट दो स्टेट्स का अगर बोर्ड ज्वाइंट करके बना दिया तो वो ज्वाइंट बोर्ड हो गया. दो स्टेट भी हो सकती है, एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी भी हो सकती है, एक सेंट्रल एक यूनियन टेरिटरी भी हो सकती है, दो स्टेट्स भी हो सकती है, दो यूनियन टेरिटरी भी हो सकती है. कोई भी दो बोर्ड अगर साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं तो. बट हाँ, दो यूनियन टेरिटरी नहीं हो सकती है क्योंकि यूनियन टेरिटरी का तो कोई बोर्ड ही नहीं होता है. यूनियन टेरिटरी के बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करती है. तो कलेक्टिवली एड्रेस करते हैं ट्रांस बाउंड्री वाटर पोल्यूशन. अगर कोई वाटर है जो दो एरियाज़ को इफ़ेक्ट करता है, दो स्टेट्स के बीच में वो नदी जा रही है, तो वो दोनों जॉइंट बोर्ड बन के उस वाटर बॉडी के लिए काम करेंगे. उसके प्रोटेक्शन, उसके प्रिवेंशन के लिए जो भी मेजर्स होंगे वो जॉइंट बोर्ड लेता है. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ डेवलपमेंट दैट बैलेंसेस इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर वाइल कंजर्विंग एनवायरमेंटल रिसोर्सेज. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स हैं, वो ही याद रखने हैं, इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल. तो एनवायरमेंटल रिसोर्स को कंजर्व करना है, सोशल वेलफेयर होना चाहिए, सोशल जो है वो सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए. मतलब सब चीज़ों को इक्वल ध्यान दो. इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी भी ना करो कि एनवायरमेंट ख़राब हो जाए, और सोशल वेलफेयर को भी ध्यान दो साथ में. तो 3 पिलर्स पे ये चीज़ें रुकी हैं. मतलब खाली इंडस्ट्री बनाते जाएंगे, देश अमीर होता जाएगा, बट फॉरेस्ट है ही नहीं, तो सांस कहाँ से लेंगे, खाना क्या खाएंगे. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए चीज़ों में. तो बेसिकली यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब जो बैलेंस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर को, और साथ ही साथ वो कंजर्व करता है एनवायरनमेंट के जो भी रिसोर्सेज है, सो दैट नीड ऑफ अ प्रेजेंट जनरेशन. मेन तो इसमें यह है कि हम सिर्फ प्रेजेंट अपना नहीं सोचें, हमारी आने वाली जनरेशन का भी सोचें, और हम इतना सो दैट द प्रेजेंट जनरेशन आर मेट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. वो अपनी नीड्स को फुलफिल ही ना कर पाएँ, इतना हम लोग रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट ना कर लें. फिर स्टेट दी लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग एंड अपील इन NGT, दैट इज़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. यूजुअली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अगर आपको अपील फाइल करनी है तो वो 30 डेज़ का पीरियड है. अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एन अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर डिसीशन मस्ट बी फाइल्ड विद द लिमिटेशन पीरियड ऑफ 30 डेज़. तो वो दिया है, अगर कोई भी आपको अपील डालनी है तो 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जिस दिन ऑर्डर आपको मिला है, ना कि ऑर्डर इशू हुआ है. ऑर्डर जिस दिन आपको मिला है, व्हेन द ऑर्डर इज़ कम्युनिकेटेड टू यू, उस दिन से आपको 30 डेज़ के अंदर अपील फाइल करनी है. बट ये एक्सटेंड हो सकता है, आपको और 60 डेज़ का टाइम मिल सकता है अगर आपके पास सफिशेंट कॉज है, या फिर आप उनसे परमिशन ले रहे हो कि हमको थोड़ा टाइम चाहिए अपील करने के लिए, तो 60 डेज़ तक एक्सटेंड हो सकता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैप्टिव एनिमल अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? कैप्टिव एनिमल का मतलब क्या होता है? कैप्टिव एनिमल का बेसिकली वो मीनिंग होता है ऐसे एनिमल जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, जो शेड्यूल 1, 2, 3 और 4 में है. इसका मतलब ये ऐसे एनिमल्स जिनका हंटिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है, तो विच इज़ कैप्चर्ड, केप्ट और ब्रेड इन कैप्टिविटी, जिनको रिटेन करके रखा है, संभाल के रखा हुआ है, ताकि उनकी जो ये है ब्रीड है वो ख़त्म ना हो जाए. तो दोज आर कैप्टिव एनिमल. डिफाइन एनिमल आर्टिकल. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के हिसाब से एनिमल आर्टिकल क्या है? एनिमल आर्टिकल मतलब कोई भी ऐसा आर्टिकल जो एनिमल से बना हुआ है. मीन्स आर्टिकल मेड फ्रॉम एनी कैप्टिव एनिमल और वाइल्ड एनिमल अदर देन वर्मिन. जो जहरीले एनिमल है, या जो कोई भी एनिमल के अगर
स्किन से कोई चीज़ बनी हुई है, इंक्लूड्स एन आर्टिकल मेड ऑफ आइवरी से बना है, उसके फर से बना है, उसकी स्किन से बना है, उसके हॉर्न से बना है, कोई एनिमल के बोन से बना है, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो उस मटेरियल को यूज़ करके बने हुए हैं उसे एनिमल आर्टिकल बोलते हैं। और क्वेश्चन में से ही समझ में आ रहा है, एनिमल आर्टिकल मतलब एनिमल से बना हुआ कोई भी आर्टिकल। व्हाट डज कॉग्निसेंस ऑफ ऑफेंस का मीनिंग क्या है अंडर वाटर एक्ट? अब वाटर एक्ट के हिसाब से कॉग्निसेंस ऑफ ऑफेंस का मतलब ये है कि दैट नो कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ और ट्राई एन ऑफेंस अंडर द एक्ट एक्सेप्ट ऑन कंप्लेंट मेड बाय पोल्यूशन control board or an authorized officer or by individual who has given a mandatory 60-day notice of alleged offense to the board। अब cognizance of offense का मतलब अंडर वाटर एक्ट ये है कि कोई भी कोर्ट जो है वो जुडिशल नोटिस देगी या ऑफेंस का जो भी कोई नोटिस दे रही होगी तो मैंडेटरीली आपको 60 डेज़ के अंडर उसका जो भी आंसर है वो देना है। अगर आपने आंसर नहीं दिया तो कॉग्निसेंस ऑफ ऑफेंस जो है वो आप पे लग जाएगा। मतलब 60 डेज़ के अंदर आपने जवाब नहीं दिया जो भी आपके ऊपर कंप्लेन की गई है तो कॉग्निसेंस ऑफ ऑफेंस हो जाएगा अंडर वाटर एक्ट। अब पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक मेजर्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर्स हैं? एक तो ओवरराइडिंग अथॉरिटी है, मतलब ज़्यादा पावर है, वो ओवरराइड कर लेती है किसी और अथॉरिटी को, सबसे ऊपर हो जाती है, उसको ओवरराइड करके उसके ऊपर आ जाती है। तो सेक्शन 3 एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो सारे ऐसे मेजर्स ले सकती है अगर उसे लगता है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट और इम्प्रूव हो सकता है तो ये हो गया ओवरराइडिंग अथॉरिटी, मतलब बाकी सारी अथॉरिटीज़ के ऊपर उठ के उसके पास उससे ज़्यादा पावर है। Coordination and standards. It gives power to coordinate actions by state government, lay down standard for environmental quality, establish emission limit from various sources. तो कोऑर्डिनेशन करेगी, स्टैंडर्ड्स बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट, ये हमने ऑलरेडी किया, फिर से हम कर रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑफ एरियाज़, वो ऐसी एरियाज़ को रेस्ट्रिक्ट करेगी कि जहाँ पे इको सेंसिटिव जोन है, जहाँ पे जो भी कोई ऐसी एरियाज़ है जहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, जहाँ पे अर्थक्वेक जो प्रोन एरियाज़ होगी, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी एरियाज़ जोग्राफिकल एरियाज़ को डिसाइड करेगी कहाँ पे इंडस्ट्री होनी चाहिए, कहाँ पे जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इको सेंसिटिव जोन है, वो अगर ख़राब हुआ तो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हो सकता है। और वो अथॉरिटीज़ भी बनाएगी, जैसे कि स्पेशलाइज अथॉरिटी बनाएगी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, जो ग्राउंड वाटर को लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है और वो ग्राउंड वाटर को देखेगी कि ज़्यादा उसका यूज़ ना हो और परमिशन लेनी है अगर आपको बोरिंग वेल ग्राउंड वाटर यूज़ करना है तो। फिर पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिक टेनेंट ये बोलता है कि जिसकी गलती हुई है उसको पे करना है, उसको कॉम्पेंसेट करना है। इंडिविजुअल को जिसका उसने डैमेज किया है, एनवायरनमेंट को जो उसने ख़राब किया है उसका, और एनवायरनमेंट को रीस्टोर करने का भी चार्जेस उसे भरना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है वो इंटीग्रेट हुई सेक्शन 20 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के हिसाब से 2010 में, जो मैंडेट करता है दैट ट्रिब्यूनल मस्ट अप्लाई दिस प्रिंसिपल व्हेन पासिंग एनी ऑर्डर और अवार्ड। तो अगर एनवायरनमेंट ख़राब हुआ है तो पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल हमेशा कोर्ट को लगाना ही है उसके ऊपर जिसकी वजह से पोल्यूशन हुआ है। तो ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, तो उसको जो है वो भरना ही पड़ेगा अगर उसके वजह से नुकसान हुआ है तो। पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल सेक्शन 20 ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। अब पावर्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पावर्स क्या है? एक तो जुरिस्डिक्शन क्या है? जुरिस्डिक्शन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ओरिजिनल है और अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, मतलब सारे जो नीचे की कोर्ट है सिविल केसेस हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, उन सारे सबकी अपील जो होगी वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाती है। अब अपील का टाइम लिमिट क्या है? 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर कम्युनिकेटेड, या फिर इन सम केसेस 60 डेज़ तक आपको टाइम मिलता है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो ओरिजिनल है और अपीलेट जुरिस्डिक्शन है सारे अदर सिविल केसेस पे जहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ एनवायरनमेंट, सिर्फ एनवायरमेंटल रिलेटेड ही होने चाहिए तो ही आप उसकी केसेस जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में लेके आ सकते हो, जैसे कि वाटर एक्ट, एयर एक्ट,
फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड है वो। सिविल कोड पावर सेक्शन 19 के हिसाब से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो इज़ नॉट बाउंड बाय स्ट्रिक्ट प्रोसीजर ऑफ सीपीसी। तो सीपीसी के स्ट्रिक्ट प्रोसीजर नहीं है, यहाँ पे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के हिसाब से जाते हैं। मतलब ये होल्ड करता है पावर के लोगों को समन दे, उनसे एविडेंस ले, एफिडेविट्स ले और उनके ऑर्डर एनफोर्स करे। तो प्रॉपर जो है वो जो सीपीसी के प्रोसीजर है वैसे नहीं जाता है, बट उसमें नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल यूज़ होता है कि फटाफट उसमें जो है वो डिसीजन आता है, बिकॉज इट्स अबाउट एनवायरनमेंट, और उनका एक्सक्लूसिवली काम यही है कि वो एनवायरमेंटल रिलेटेड ही केसेस को हैंडल करते हैं। इसीलिए उनके पास ये पावर है कि वो समन इशू करें, एविडेंसेस ले, एफिडेविट्स ले और ऑर्डर्स जो है वो एनफोर्स करवाएं। रिलीफ एंड कॉम्पेंसेशन, ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन ले और उनको दे जो विक्टिम है पोल्यूशन के, और जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उसके लिए वो पैसा यूज़ करे, और एनवायरनमेंट को रीस्टिट्यूट करने के लिए, एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए वो जो रिलीफ और कॉम्पेंसेशन का पैसा है उसे यूज़ करता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एज पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस, अगर कोई कंप्लाइंस नहीं पूरा कर रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के हिसाब से, कोई भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकती है 3 साल का इम्प्रिजनमेंट, 10 करोड़ तक का फाइन अगर वो इंडिविजुअल है, और 25 करोड़ तक का फाइन अगर वो कंपनी है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होगी तो ये फाइन है, अगर नॉर्मल केस में हमने देखा तो वो इतना फाइन नहीं है और ना ही इतना इम्प्रिजनमेंट है, बट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास केसेस ही वो आएंगे जो बड़े केसेस होंगे, क्योंकि वो सारे छोटे कोर्ट्स के ऊपर है और ज़्यादातर अपीलेट जो अपील्स होती है वो वहाँ पे जाती है। तो वहाँ पे 10 करोड़ तक का फ़ाइन होता है इंडिविजुअल पर, और कंपनीज पर 25 करोड़ तक का फ़ाइन होता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है कि जो प्रोसेस है उसको अलग अलग जगह से, फॉर एग्जांपल गेटेड कम्युनिटीज़ है, होटल है, मॉल है, तो और इन हाउस है कंपोजिटिंग और बायोमिथेनियन फैसिलिटीज़ फॉर ऑर्गेनिक वेस्ट। तो हर जगह इन चीज़ों को प्रोसेस करना है, अलग अलग चीज़ों को, सॉलिड जो वेस्ट है उसको। उसके बाद एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ईपीआर जो होता है, ईपीआर का सर्टिफिकेट लेना होता है अगर आप ऐसे किसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो जिसमें ये जनरेट हो सकता है ऐसा वेस्ट। तो फोर्सिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ब्रांड ओनर पैकेजिंग एंड सैनिटरी नैपकिन्स to establish a mechanism to collect back the plastic and non-biodegradable waste generated from their products। तो उनको उनके प्रोडक्ट से जो भी वेस्ट क्रिएट हुआ है, और ऐसा वेस्ट है जो प्लास्टिक वेस्ट है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो डिग्रेड नहीं हो सकता है, डिकम्पोज नहीं हो सकता, ऐसे वेस्ट को उनको वापस लेना है। दैट इज़ ईपीआर रेस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है, दैट इज़ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपके उस प्रोडक्ट को आपको वापस लेना है और अगेन रीयूज़ करो, वो जो भी करो, बट आपको पूरे जो भी एरिया है वहाँ से उस प्रोडक्ट को वापस लेना है। अब लैंडफिल रेस्ट्रिक्शंस क्या बोलते हैं कि these rules categorically state that only non-recyclable, non-biodegradable and inert waste should go into sanitary landfills, strictly banning the open dumping of mixed waste। मिक्स्ड वेस्ट को ओपन डंपिंग नहीं करना है, और जो डिकम्पोज करना है वो ऐसी चीज़ें होगी जो डिग्रेडेबल है, जो बायोडिग्रेडेबल है, उन चीज़ों को ही डिकम्पोज किया जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को डिकम्पोज नहीं करेंगे, जो रिसाइकल नहीं हो सकती हैं, या जो ऐसे वेस्ट हैं जो एनवायरनमेंट को ख़राब कर सकते हैं, उसको डिकम्पोज नहीं किया जाता है, और ना ही उसको मिक्स्ड डंप किया है, ओपन डंप करना है ओपन ग्राउंड में। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के साइलेंट फीचर्स आ सकता है क्वेश्चन। साइलेंट फीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़, एक ये हम लोग पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, बट जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के जो आंसर शीट दिए हैं उसमें सिचुएशनल बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना वो आप देख लेना, तीनों ईयर्स के, 23 के भी, 24 के भी, 25 के भी, तो एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ जो है, अब क्वेश्चन वापस इस पे आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़, द एक्ट प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एट सेंट्रल लेवल एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एट स्टेट लेवल।
तो एक तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, जिससे हमको कभी भी परमिशन लेना है, अगर कोई आपके पास रीज़न है हंटिंग करने का, आप रिसर्च कर रहे हो, आप कोई और आपके पास रीज़न है, आप किसी का इलाज करना चाहते हो, या कोई और कुछ ऐसा रीज़न है जब आपको लगता है कि परमिशन लेनी चाहिए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर है, तो वहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ जो वार्डन है स्टेट लेवल पे वो हेड है, तो वहाँ से आपको परमिशन लेनी होती है। और सेंट्रल लेवल पे जो हेड है वो डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन है। मतलब दो हेड है, सेंट्रल लेवल पे डायरेक्टर है और स्टेट लेवल पे जो है वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन CWLW बोला जाता है। तो CWLW जो है वो ऑपरेशनल स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को डील करता है। अब शेड्यूल्स क्या है उसके प्रोटेक्शन के? इट क्लासिफाइज वाइल्ड एनिमल इनटू डिस्टिंक्ट शेड्यूल। तो 1 to 4 शेड्यूल में एनिमल्स को शेड्यूल अलग अलग डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज। तो बेस्ड ऑन देयर थ्रेट लेवल्स, उनके डरावने जो है ना उस लेवल पे कि कौन ज़्यादा घातक है, उस हिसाब से उस लेवल में डिसाइड किया गया है। जैसे कि एनिमल्स इन शेड्यूल 1 में जो बड़े एनिमल्स हैं जिसपे जैसे कि टाइगर है, लायन है, एलिफेंट है, उनको 1 में रखा गया है और रिसीव एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, उनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है। उनका हंटिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वैसे तो 1, 2, 3, 4 सब किसी का भी हंटिंग अलाउड नहीं है, बट एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन जो है वो शेड्यूल 1 के एनिमल्स को है। फिर उससे नीचे शेड्यूल 2, फिर और 3, फिर 4। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट देम अट्रैक्ट हाईएस्ट पेनल्टी। बट शेड्यूल 1 के जो एनिमल्स को अगर आपने हंटिंग किया तो पेनल्टी हाईएस्ट है। पेनल्टी सब में है बट हाईएस्ट 1 में है, उससे कम 2 में है, उससे कम 3 में है। फिर उससे कम जो शेड्यूल 4 में एनिमल्स है उसको अगर आपने मारा है, हंटिंग किया है, पॉइजन किया है या ये सब करने की कोशिश भी की है तो भी पेनल्टी तो है। प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग सेक्शन 9 में बताता है कि इट इम्पोज अ स्ट्रिक्ट ब्लैंकेट बैन, मतलब कुछ देखा नहीं जाएगा, ब्लैंकेट बैन है हंटिंग पे किसी भी वाइल्ड एनिमल्स का जो भी प्रोटेक्शन शेड्यूल्स में है, एक्सेप्ट जब अगर कोई एनिमल इंसान के लिए डेंजरस हो सकता है या उसमें ऐसा डिजीज़ है जो क्योर नहीं हो सकता है, परमानेंट डिजीज़ है, या वो इंसान के लिए डेंजरस है या बाकी आजू बाजू के एनिमल्स के लिए डेंजरस है, तभी सिर्फ उसको हंटिंग किया जा सकता है, वो भी परमिशन लेने के बाद। परमिशन किसकी लेनी है? CWLW चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से परमिशन लेनी है। डिक्लेरेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़, ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है वो प्रोहिबिटेड एरियाज़ भी, प्रोटेक्टेड एरियाज़ भी जो है वो डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं या कम्युनिटी रिजर्व्स हैं जो वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। अब कम्युनिटी रिजर्व जो होता है वहाँ पे गाँव वालों को आना जाना चलता है, बट वो लोग को प्रोटेक्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो झाड़ काट के एनिमल को लेके जाएंगे, बट वो जो कम्युनिटी रिजर्व है वहाँ पे कम्युनिटी उसका देख रेख करती है। कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं, ऐसे करके प्रोटेक्टेड एरियाज़ को रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड किया गया है। बैन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ये बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट करता है, प्रोहिबिट करता है ट्रेड और कॉमर्स को। वाइल्ड एनिमल का ट्रेड नहीं कर सकते हैं, बिजनेस नहीं कर सकते। एनिमल आर्टिकल्स, हमने देखा एनिमल आर्टिकल क्या है, उनकी स्किन, बोन, हड्डियों से कोई भी चीज़ बनी हुई वो एनिमल आर्टिकल है। एनिमल आर्टिकल का ट्रेड और बिजनेस करना प्रोहिबिटेड है एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और कोई भी ट्रॉफीज़ डिराइव्ड फ्रॉम शेड्यूल्ड वाइल्ड लाइफ, ये सब चीज़ें जो है उस पर बैन है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अलग से बनाई गई है जो प्रोविजंस ऐड करती है स्टैट्यूटरी टीथ फॉर टाइगर प्रोटेक्शन। तो इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी टीथ है, वो टाइगर प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है जो टाइगर के रिलेटेड इनिशिएटिव्स बनाती है। अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर वाटर हमने ये किया, बट इसका कंपोजिशन अगर क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द कंपोजिशन। फंक्शंस तो हमने किए, कंपोजिशन इसमें क्या होगा? एक तो चेयरमैन होगा, 1 फुल टाइम चेयरमैन, फिर उसके बाद 5 से ज़्यादा ऑफिसर नहीं होंगे, मतलब मिनिमम 5 या 5 से कम ऑफिसर होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, और 5 या 5 से कम ऑफिसर होंगे जो स्टेट बोर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेट बोर्ड के मेंबर्स होंगे। और नॉट मोर देन 3 ऑफिशियल टू रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरी और इंडस्ट्री और ट्रेड। तो 3 या 3 से कम लोग होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे एग्रीकल्चर, फिशरी, इंडस्ट्री, ऐसे करके ये कंपोजिशन है। मतलब जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है सेंट्रल लेवल पे, उसमें एक चेयरमैन होगा, 5 या 5 से मतलब 1, 2, 3, 4, 5 या 5 से कम ऐसे लोग होंगे जो ऑफिसर होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और 5 या 5 से कम ऐसे मेंबर्स होंगे जो स्टेट पोल्यूशन के होंगे, और
तीन या तीन से कम ऐसे मेंबर होंगे जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, कोई एग्रीकल्चरल का एक्सपर्ट होगा, कोई फिशरी का एक्सपर्ट होगा, ऐसे लोग होंगे। और 2 लोग ऐसे होंगे जो कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, कॉरपोरेशंस ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसी कोई कॉरपोरेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है उसके 2 लोग होंगे, और एक फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी होगा। तो ऐसे करके 6 कैटेगरी के लोग होंगे। उसके बाद फंक्शंस क्या है इसके, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, और टेक्निकल ट्रेनिंग दे देगा, कहीं किसी को ट्रेनिंग देनी है ये हमने ऑलरेडी किया। और वाटर क्वालिटी का जो है वो सेट करेगा कि वाटर क्वालिटी का पैरामीटर सेट करेगा, स्ट्रीम्स में, नहरों में, वेल में, कोस्टल वाटर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। और डिसिमिनेट इन्फॉर्मेशन करेगा, मतलब इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएगा कि कहीं अगर पोल्यूशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान है वो करेगा। अब सैंपल कलेक्ट करना एयर पोल्यूशन का, वो प्रोसेस कैसा होता है। तो 26 जो है एयर एक्ट का वो बताता है कि ये जो प्रोसेस है ये स्ट्रिक्ट है, लीगली मैंडेट प्रोसीजर है। कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एयर और एमिशन सैंपल्स, जो चिमनी से एयर निकलता है या फ्लू से, डक्ट से, आउटलेट से, किसी भी इंडस्ट्री से जो एयर एमिट होता है उसका सैंपल लिया जाता है और उसे चेक किया जाता है। उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। पहले तो नोटिस ऑफ इंटेंशन उसको नोटिस देती है ऑफिसर, मतलब नोटिस आता है कंपनी के पास कि ऑक्यूपायर के पास, ऑक्यूपायर वो होता है बंदा जो उस कंपनी की देखरेख करता है, वो उसका ओनर भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, जो रिस्पॉन्सिबल है उस सारी एक्टिविटीज़ के लिए। तो उसके पास जो है एक ऑफिशियल नोटिस जाता है कि तुम्हारे यहाँ का जो है वो सैंपल लिया जाएगा। फिर ऑफिसर को, ऑक्यूपायर को वहाँ पे रुकना है और ऑफिसर को सपोर्ट करना है, जो भी उसे सैंपल चाहिए वो देने हैं। और सैंपल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। वो वंस कलेक्टेड द सैंपल मस्ट बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। वो कंटेनर में प्लेस्ड होगा, मार्क होगा और सील होगा, और दोनों साइन करेंगे, कलेक्टिंग ऑफिसर भी और ऑक्यूपायर भी। और इसकी जो है वो एनालिसिस के लिए जाएगा, 2 जगह पे जाएगा। तो इफ़ ऑक्यूपायर डज नॉट ऑब्जेक्ट, सैंपल इज सेंड डायरेक्टली टू स्टेट एयर लेबोरेटरी। तो एक तो स्टेट एयर लेबोरेटरी में जाएगा, दूसरा अगर ऑक्यूपायर को लग रहा है कि दूसरी जगह पे भी जाना चाहिए चेक करने के लिए, तो इफ़ ऑक्यूपायर विलफुली ऑब्जेक्ट और रिफ्यूजेस टू साइन, द ऑफिसर साइन इट अलोन। अगर ऑक्यूपायर साइन नहीं कर रहा है तो ऑफिसर खुद ही साइन करेगा और ऑब्जेक्शन लिखेगा कि इसका ये ऑब्जेक्शन है, पर मैं फिर भी लेबोरेटरी के लिए भेज रहा हूँ। तो ऑक्यूपायर रिक्वेस्ट करेगा कि इसको सेंट्रल एयर लेबोरेटरी में भी चेक किया जाना चाहिए, क्योंकि 2 जगह चेक होना चाहिए। तो एक स्टेट के पास जाएगा सैंपल और एक सेंट्रल के पास सैंपल जाएगा, तो वो 2 जगह सैंपल जाएगा और फिर दोनों की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद लीगल वैलिडिटी का पता चलेगा। और इफ़ दिस प्रोसीजर, ये सेक्शन 26 के हिसाब से है, तो रिजल्ट इज ब्रीच्ड बाय ऑफिसर। अगर ऑफिसर ने इस प्रोसीजर में कहीं भी गलती की, कुछ किया, तो रिजल्टिंग केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट कैन नॉट बी यूज्ड एज वैलिड इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस। अगर ऑफिसर से कुछ मिस्टेक हुई है तो ये जो रिपोर्ट आई होगी ना, उसको वैलिड रिपोर्ट नहीं माना जाएगा, उनको फिर से रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। अब पेनल प्रोविजंस अंडर वाटर एक्ट क्या होंगे? वाटर एक्ट के रिलेटेड पेनल्टी होगी अगर किसी ने भी पानी को ख़राब करने की कोशिश की, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उसको, तो उनको 3 महीने की जेल या फिर 10,000 तक की फ़ाइन या दोनों हो सकता है। तो ये तो होगा अगर फेलियर टू कंप्लाई सेक्शन 20 के ऑर्डर्स हैं वो। इसका मतलब ये कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी रिगार्डिंग वाटर इनटेक और एफ्लुएंट डिस्चार्ज रिक्वेस्टेड बाय, अगर आपको बोर्ड ने बोला है ये इन्फॉर्मेशन दो, अगर आपने नहीं दी तो आपको ये जो है वो पनिशमेंट होगी। और सर्टन एक्ट 42 में कौन सी पनिशमेंट होगी? जब आप बोर्ड की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, उसका सैंपल डैमेज कर रहे हो, उसका कोई अपैरेटस डैमेज कर रहे हो जो टेस्टिंग के लिए आया है, तब आपको 3 महीने की जेल हो सकती है और 10,000 तक की फाइन हो सकती है। दोनों में सेम ही है पनिशमेंट, तो सिंपल है। तो सेक्शन 43 और 44 बात करता है कि अगर आपने कोई भी अलग सेक्शन ब्रेक किया है तब आपको 1.5 साल तक की जो है वो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 6 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। मतलब 1.5 साल से लेकर 6 साल तक कितना भी जेल हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोविज़न वायलेट किया है। तो एनहांस्ड पेनल्टी फॉर रिपीटेड सेम टू सेम ऑफेंस बार बार करते जा रहे हो, वाटर पोल्यूट करते जा रहे हो, तो जो इम्प्रिजनमेंट है 2 से 7 साल तक हो सकती है और फाइन हो सकती है। कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट लाइबिलिटी है। एयर एक्ट के जैसा ही कंपनी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर पोल्यूट करते हैं वाटर बॉडीज़, तो उनके भी डायरेक्टर्स, मैनेजर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो भी पर्सनली लाइबल होंगे अंडर क्रिमिनल लॉ, अनलेस अगर वो प्रूव कर रहे हैं कि हम लोगों ने ड्यू डिलिजेंस लिया था और हमारी गलती नहीं है पोल्यूशन करने की। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे लग रहा है कि बहुत
मतलब अच्छा नहीं हुआ है, बट आप लोग पढ़ लीजिए, इजी है। मेरी भी पढ़ाई नहीं हुई है, मैं बहुत